Assalamu alaikum, and we are back with another 10 to 20 questions for the national licensing exam. Sorry for being late. कुछ personal reasons की वजह से could not make videos on national licensing exam. लेकिन from now onwards we will be regular. So just stay tuned to the channel. Inshallah, I will try my best to keep being regular from now onwards. So moving on with the next questions for the national licensing exam. हमने 60 questions mock 1 exam के cover कर लिए थे. So moving on with the 61st question, that is, our 25-year-old patient is having gastroenteritis. On examination, he is severely dehydrated. The most appropriate choice of IV fluids would be. जो अब आप देख सकते हैं कि गैस्ट्रोएंट्राइटिस जो है उसमें व्हाट हैपन्स. गैस्ट्रोएंट्राइटिस इज़ बेसिकली एन इन्फेक्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट. ठीक है, एक बड़ी क्रूड सी टर्म है, रॉ सी टर्म है. इसकी फर्दर बहुत सी क्लासिफिकेशंस होती हैं कि एग्जैक्टली पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एमीबियासिस, आइदर ही और शी इज़ हैविंग अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ और एनी अदर टाइप ऑफ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू द जीआई ट्रैक्ट. किसी भी तरह का रिस्पॉन्स होगा तो उसको ब्रॉडली हम गैस्ट्रोएंट्राइटिस का नाम देते हैं. तो गैस्ट्रोएंट्राइटिस में जो एक कॉमन फीचर होता है विच ऑल द पेशेंट्स फेस इज़ द इशू ऑफ वॉमिटिंग. ठीक है, तो वॉमिटिंग एक कॉमन फीचर होता है ऑल द टाइप्स ऑफ गैस्ट्रोएंट्राइटिस में. ऑल्दो अगर किसी में ना भी हो तो मेजॉरिटी 80 to 90% ऑफ द टाइप्स ऑफ गैस्ट्रोएंट्राइटिस में पेशेंट को वॉमिटिंग होती है. और वॉमिटिंग के लिए जो बेस्ट चॉइस ऑफ फ्लूइड होता है दैट इज़ बेसिकली द रिंगर्स लैक्टेट. नाउ व्हाई इज़ दैट सो? व्हाई नॉट 0.9% NaCl? व्हाई नॉट 5% डेक्सट्रोज? व्हाई नॉट डेक्सट्रोज सेलिन? तो इन सब में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इन सब में एक कंपोनेंट की वाजे कमी है. एंड व्हाट इज़ दैट? दैट कंपोनेंट इज़ बेसिकली द सीरम पोटेशियम. ठीक है, तो जो पोटेशियम आयन है वो इन सब में उसकी कमी है. 0.9% NaCl में भी पोटेशियम लैकिंग है. 5% डेक्सट्रोज वाटर या सेलिन में भी पोटेशियम लैकिंग है. एंड डेक्सट्रोसेलिन में भी पोटेशियम लैकिंग है. जबकि रिंगर्स लैक्टेट इज़ दी वन एंड ओनली फ्लूइड अमंग्स दीज ऑप्शंस जिसमें कि पोटेशियम मौजूद है. और गैस्ट्रोएंट्राइटिस में जब भी पर्सन वॉमिट करता है और ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डायरिया, तो डायरिया में और वॉमिटिंग में पोटेशियम का अच्छा खासा लॉस होता है. और पोटेशियम को रिप्लेस करने के लिए वी नीड अ बैलेंस सोल्यूशन जिसमें कि सोडियम के साथ पोटेशियम की भी अच्छी अमाउंट मौजूद हो. यू बेटर नो कि सलाइवा जो होता है, सलाइवा में 25 मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम जो होता है मौजूद होता है. सबसे ज़्यादा अमाउंट गैस्ट्रिक और जो सलाइवरी कंटेंट्स होते हैं उसमें पोटेशियम की मौजूद होती है. और साथ ही साथ अगर पेशेंट को डायरिया भी हो जाए तो पोटेशियम अच्छा खासा लॉस होता है. तो वी नीड अ फ्लूइड जिसमें कि पोटेशियम होगा. एंड फॉर दैट डेल्टा ऑप्शन रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट वन. Moving on to question number 62. A 35-year-old female comes to the outpatient with complaints of epigastric pain and burning after meals for 1 week. She had similar symptoms thrice in the last year. She was previously diagnosed with acid peptic disease and was suggested dietary changes and medications. Which investigation will you suggest? तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड टू यू विद एपिगैस्ट्रिक पेन, बर्निंग और ये सारे सिम्टम्स यू माइट वेल नो कि ये जर्ड के कॉम्प्लेक्स में आते हैं. गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़. ठीक है, जो रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, एपिगैस्ट्रिक पेन, बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, जिससे हम सीने में जलन कहते हैं आम लैंग्वेज में. तो ये सब उसका पार्ट होते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दैट आगे है शी हैड सिमिलर कंप्लेंट्स थ्राइस इन द लास्ट ईयर. शी वॉज प्रीवियसली डायग्नोज्ड विद एसिड पेप्टिक डिजीज़ जो कि जर्ड आपको अभी बताया. ठीक है, रिफ्लक्स डिजीज़. और साथ में उसको जो उसका डाइटिशियन था, डॉक्टर था, उसने डाइटरी चेंजेस और मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की. अगर पेशेंट का ये रिफ्लक्स का मसला नहीं सेटल होता तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन? कोई भी आपके पास अगर इस तरह का पेशेंट आए रिफ्लक्स डिजीज़ का,
तो अगर तो आप उसे मेडिकेशंस पे ठीक कर सकते हैं. मेडिकेशन द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूजफुल मेडिकेशन विच यू कैन गिव टू द पेशेंट इज़ PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, विच इज़ द ओमेप्राजोल. ठीक है, ओमेप्राजोल आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. उससे काफ़ी बेहतर हो जाएगी. ये साशे और टैबलेट्स दोनों की फॉर्म में आती है. और अगर ना ठीक हो रही हो इससे, तो देन यू वुड कैरी आउट द नेक्स्ट बेस्ट टेस्ट विच इज़ द अपर जी एंडोस्कोपी. अपर जी एंडोस्कोपी में आप देख सकते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ द कंडीशन इनसाइड द अपर GI ट्रैक, कि क्यों बार बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है. आप वहाँ से उसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं अपर GI एंडोस्कोपी करके. साथ में अल्सर्स भी देख सकते हैं, इफ़ एनी अल्सर्स हैव फॉर्म्ड. तो आप एक पूरी रिपोर्ट अपर GI एंडोस्कोपी की बेस पे क्रिएट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बड़ा यूज़फुल टेस्ट होता है, वो होता है 24 आवर्स GI एसिड मॉनिटरिंग. ठीक है, तो अगर ये भी आपको ऑप्शन में दिया गया हो और अपर जी एंडोस्कोपी ना दिया गया हो, देन यू वुड चूज दिस एज द नेक्स्ट बेस्ट आंसर. तो that classifies Charlie option to be the best one. Moving on to the next question, that is question number 63. On autopsy, to demonstrate that the fetus was full term, the most important finding should be. ठीक है, तो वी ऑल नो कि जो ग्रोइंग सेंटर्स होते हैं बच्चों में, ठीक है, इसमें भी आपसे फीटस के बारे में पूछा गया है कि फीटस की फुल टर्म एज के बारे में पता लगाने के लिए आप ऑटोप्सी पे क्या करेंगे. तो दे आर द बेसिकली एपिफिजियल सेंटर्स. ठीक है जी, तो एपिफिजियल सेंटर्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट. इनिशियली आपने देखा होगा कि जब भी मदर जाती है अपना एंटीनेटल स्कैन करवाने, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है सबसे पहले जो बोन व्यू में लाती है, दैट इज़ द फीमर. ठीक है, फीमर लेंथ इज़ अमंग्स द मैनी इनिशियल टेस्ट जो कि गायनेकोलॉजिस्ट देखती है और एंटीनेटल विजिट्स में उसकी लेंथ चेक करके बताती है कि बायपैराइटल डायमीटर उसका कितना है. और बायपैराइटल डायमीटर के साथ गायनेकोलॉजिस्ट जो होती है उसका गैस्ट्रिक बबल देखती है. गैस्ट्रिक बबल अगर होता है ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट तो फीमर की लेंथ भी देखते हैं. तो फीमर की लेंथ, बायपैराइटल डायमीटर, गैस्ट्रिक बबल और अपार्ट फ्रॉम दैट द शेप ऑफ द किडनीज, ये सारे जो होते हैं एंटीनेटल असेसमेंट में फीटस के किए जाते हैं. और यहाँ पे ऑल्दो एंटीनेटल विजिट का नहीं बताया गया, यहाँ पे ऑटोप्सी का बताया गया है. तो ऑटोप्सी पे भी जो होता है सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन इन लोअर एंड ऑफ द फीमर जो है, वहाँ पे एपिफिजियल सेंटर होते हैं जो कि ग्रोइंग प्लेट्स होती हैं, जहाँ से ग्रोथ बेसिकली होती है और पता चलता है कि फीटस जो है फुल टर्म है कि नहीं. तो यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन इन लोअर एंड ऑफ द फीमर इज़ द करेक्ट वन. लेंथ ऑफ द फीटस, नो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है, लेंथ ऑफ द फीटस बेसिकली कुछ भी एक एक्यूरेट चीज़ आपको नहीं बताएगी. वेट ऑफ द फीटस भी आपको एक्यूरेट कुछ नहीं बताएगी. ठीक है, और फुल टर्म का आपको कोई आइडिया नहीं देगी. और ऑसिफिकेशन सेंटर इन द अपर एंड ऑफ द टिबिया ये नहीं होता. सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन इन द लोअर एंड ऑफ द फीमर होता है, जो कि एपिफिजियल सेंटर या ग्रोइंग प्लेट्स होती हैं. So moving on to the question number 64, that is the population of a country was 132 million in 1998. If it continues to grow at 2.69% per year, when it will be doubled. तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा सिनेरियो है. ठीक है, जिसको कोई इसका फॉर्मूला या कोई टोटका नहीं पता, तो दैट स्टूडेंट विल बी इन ट्रबल. ठीक है, तो इसका मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ. कम्युनिटी मेडिसिन की बुक्स में आप गो थ्रू भी कर लीजिएगा. और वो फॉर्मूला है, मैं आपके सामने इधर लिख भी देता हूँ. दैट इज़ 70 डिवाइडेड बाय एनुअल ग्रोथ रेट. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ द फॉर्मूला. आपने 70 को डिवाइड करना है एनुअल ग्रोथ रेट के साथ. ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका बेसिकली क्या होगा, वो मैं द बिल लिख भी देता हूँ. जब 70 को इधर एनुअल ग्रोथ रेट से डिवाइड करेंगे तो वो आपका आ जाएगा बेसिकली द डबलिंग टाइम फॉर अ पॉपुलेशन. ठीक है, सिंपली आपने क्वेश्चन में
70 को डिवाइड करना है इस एनुअल ग्रोथ रेट के साथ जो कि आपको दिया गया है 2.69%। जो भी आपकी वैल्यू आएगी गालिबन आई गेस 26.0 समथिंग इसकी वैल्यू आती है, तो वो 26 बेसिकली आपका डबलिंग टाइम आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। आपने जब भी उसको एनुअल ग्रोथ रेट से डिवाइड किया तो आपका डबलिंग टाइम फॉर एग्जांपल 26 आ गया। और जब 26 आ गया तो आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल मैथ्स करनी है। जो 26 है आपने उसको पॉजिटिव में ले जाना है, किसके साथ प्लस कर देना है, 1998 के साथ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 1998 प्लस 26, तो इसका आंसर अब आप देख लें क्या आता है। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट वन। तो इसमें जो है 2024 इज़ द करेक्ट वन। जब भी आप ऐड करेंगे इनको, फॉर एग्जांपल 8 9 10 11 12 13 14 4 1 carry over here, 9 10 11 12 2 1 carry, and then 9 10 10 0 1 carry and 2 over here. So yes, 2024 comes out to be the correct answer, which is option number Charlie. ये डबलिंग टाइम का फॉर्मूला आपने याद करना है। आपको जिस तरह की भी वैल्यूज आ जाएं, यू कैन ईजिली कैलकुलेट द डबलिंग टाइम फॉर अ पॉपुलेशन। Moving on to the next question, that is question number 65. A 6-month-old girl comes with history of lethargy, feeding difficulties and excessive sleepiness. Child has history of neonatal jaundice. Examinations show coarse facies, height and weight less than 5th centile, hypotonia and umbilical hernia. Which of the following is the most appropriate investigation? तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि 6-month-old girl, छोटी बच्ची है, ठीक है, उसमें लिथार्जी है, फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ है और एक्सेसिव स्लीपनेस। एक आप देख रहे हैं इस सारे सिनेरियो में आपको एक बड़ी हाइपोटोनिक सी सिचुएशन दी गई है। ठीक है, सब चीज़ें लोअर साइड की तरफ है, पेशेंट भी लिथार्जिक है, उसे काम काज करने में भी मसला हो रहा है, ज़्यादा नींद आती है, काम करने का दिल नहीं चाहता। और जो कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ें आपको इस सिनेरियो में दी गई हैं वो हैं कोर्स फेसिस और वेट लेस देन 5th सेंटाइल और अम्बलाइकल हर्निया ओवर हेयर। ठीक है, तो कोर्स फेसिस, अम्बलाइकल हर्निया, apart from that hypotonia and excessive sleepiness, these are all signs and symptoms of the diagnosis. I'll give you guys 2 seconds to think about it. आप लोग सोचेंगे किस चीज़ का सिनेरियो है जी। तो सोचा आप लोगों ने, दिस इज़ बेसिकली अ सिनेरियो ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। और बच्चों में, इतने एज के बच्चों में जब इस तरह का हाइपोथायराइड का सिनेरियो आता है, देन वी कॉल इट द क्रेटिनिज्म। ठीक है, तो क्रेटिनिज्म इज़ बेसिकली द करेक्ट डायग्नोसिस फॉर दिस वन। यहाँ पे आपको जो एक और हिंट प्रोवाइड किया जा सकता है वो ये कि पेशेंट्स टंग इज़ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द माउथ। ठीक है, तो अगर इस तरह के भी आपको हिंट्स दे दिए जाएं, साथ में हाइपोटोनिया हो और एक बड़ी स्पेसिफिक ये जो साइंस आपको अम्बलाइकल हर्निया के दिए गए हैं, कोर्स फेसिस के दिए गए हैं, दीज आर स्पेसिफिक फॉर हाइपोथायराइड चिल्ड्रन। ठीक है, और हाइपोथायराइड चिल्ड्रन के केस में सबसे जो अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन है वो तो अब आप लोग जान चुके होंगे क्या होती है, सीरम थायरॉक्सिन, जो कि लोअर लेवल पे होगी अपने नॉर्मल लेवल से। ठीक है, नॉट सीरम कॉर्टिसोल, नॉट ग्रोथ हार्मोन, नॉट सीरम पैराथायराइड हार्मोन। Moving on to question number 66. If a dead body is in advanced stage of putrefaction, which of the following samples would be the most suitable for DNA fingerprinting? तो अब आप देख सकते हैं कि दो वाहिद चीज़ें होती हैं, 2 से 3 चीज़ें होती हैं बल्कि, जिनको हम कहते हैं कॉमन लेमैन टर्म में भी हम कहते हैं कि जो डिके होने में बड़ा टाइम लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर, one is the hair, secondly the bone, third the dental structures। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती हैं, हेयर, बोन एंड द डेंटल स्ट्रक्चर्स। ये कैरेटिनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको डिके होने पे इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर ममीज़ को जब एक्सकवेट करते हैं
ग्रेव स्टोन्स खोलते हैं तो उनमें जो वाहिद चीज़ें अगर पेशेंट को प्रिजर्व ना किया गया हो, तो जो वाहिद चीज़ें स्टिल प्रिजर्व रहती हैं उस बॉडी की, दे आर अमंग्स दीज थ्री। या तो पेशेंट के हेयर्स होते हैं, या उसके डेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, या उसकी जो होता है नेल्स होते हैं, एनी टाइप ऑफ केराटिनाइज स्ट्रक्चर्स जो उसके होते हैं, दे रिमेन वेल प्रिजर्व्ड। तो यहाँ पे ब्रेन टिश्यू है, ब्रेन टिश्यू तो फ़ौरन डिके हो जाता है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं। मसल नेक्रोसिस भी स्टार्ट होके मसल डिके स्टार्ट हो जाता है। वीनस ब्लड इज़ नॉट एन एक्यूरेट ऑप्शन, ये बड़ी एक अजीब सी ऑप्शन दी गई है, ये यहाँ पे नहीं पॉसिबल। तो डेंटल पल्प या एनी अदर केराटिनाइज स्ट्रक्चर्स सच एज द नेल्स, हेयर और बोन्स, तो इनमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेंटल पल्प ऑप्शन नंबर बीटा इज़ द करेक्ट वन. Moving on to question number 67. A 2-year-old girl has been brought with excessive crying and bleeding gums for the last 2 weeks. Clinical examination reveals an irritable girl with tender limbs, skin bruising, and periorbital hemorrhage. What is the most likely diagnosis? तो यहाँ पे आपने जो फोकस करना है जिस चीज़ पे, दे आर बेसिकली द ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, तो ब्लीडिंग गम्स आपका हिंट होंगे टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ स्कर्वी। ठीक है, फॉर द लास्ट 2 weeks clinical examination reveals an irritable girl with tender limbs, skin bruises, and periorbital hemorrhage. तो basically scurvy is a disease which is caused by a deficiency of vitamin C. ठीक है, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको भी अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट्स एंड जूसेस लेने चाहिए, लेमन्स, ऑरेंजेस और इस तरह के सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी जो होता है वो अच्छा खासा होता है। तो विटामिन सी लेने से ही जो है वो हीलिंग भी फास्टर होती है, वुंड हीलिंग भी जल्दी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लीडिंग गम्स तो हैं ही हैं, लेकिन ब्लीडिंग गम्स के साथ पेशेंट की स्किन ब्रूजेस भी हैं जो कि नॉन हीलिंग हैं। ठीक है, पेशेंट इज़ इरिटेबल, पेशेंट के टेंडर लिम्स हैं और पेरिऑर्बिटल हेमरेज है। ठीक है, ये हेमरेज और ब्लीडिंग इज़ द सेम वन, कि ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को विटामिन सी की डेफिशिएंसी से और हीलिंग नहीं हो रही, स्किन ब्रूजेस हैं, तो दैट इज़ बेसिकली एन इंडिकेशन कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी leading to the diagnosis of scurvy. Moving on to question number 68. That is, a 26-year-old male is given penicillin injection without test dose. The patient starts complaining of difficulty in breathing, dizziness, lump in his throat, and swollen tongue. His BP is 90 by 50 millimeter Hg. What is the most suitable medication for this patient? तो हॉस्पिटल सेटिंग्स में हम जब भी पेशेंट्स को इस तरह की ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं, वेदर इट इज़ पेनिसिलिन इंजेक्शन, वेदर इट इज़ सेफ्ट्रैक्सोन, तो हम सामने एक टर्म लिखते हैं हमेशा इन पैरेंथेसिस जब भी हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, दैट इज़ द ATD। तो ये टर्म क्या मानी रखती है? तो ATD मीन्स आफ्टर टेस्ट डोज। ठीक है, तो आफ्टर टेस्ट डोज देने के बाद ही आप जो है पूरा इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, वेदर इट्स एन इंजेक्शन ऑफ पेनिसिलिन, सेफ्ट्रैक्सोन और एनी अदर हैवी मेडिकेशन जिससे पेशेंट को जो है कोई रिएक्शन हो सकता है। तो इन केस अगर पेशेंट को ATD लगा के ड्रग नहीं दिया गया, आफ्टर टेस्ट डोज नहीं दी गई और पेशेंट को डायरेक्ट पूरा इंजेक्शन लगा दिया गया है, तो वेरी लाइकली कि पेशेंट कैन सफ़र फ्रॉम एन एलर्जिक और एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, जिसकी वजह से ये सारी कंप्लेंट्स हो सकती हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस एंड लम्प इन हिज थ्रोट एंड स्वोलन टंग। ये बेसिकली जो सारे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस हैं इनका कॉम्प्लेक्स जो है वो कहलाता है एंजियो एडिमा। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को हर जगह जो है एडिमा डेवलप हो गया है, उसके थ्रोट वाले एरिया में जिसका स्वोलन टंग है, लम्प इन हिज थ्रोट एंड इज अनएबल टू ब्रीथ। ठीक है, तो ये बेसिकली अ सिनेरियो ऑफ एंजियो एडिमा which has developed due to a severe anaphylactic reaction without giving the test dose of penicillin. तो अब जब कि सिनेरियो क्लियर हो गया है तो उसके बाद इसकी मेडिकेशन या इसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या होगी? दैट इज़ बेसिकली द एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इज़ बेसिकली द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन एक जो है
सपोर्ट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं क्रिटिकल पेशेंट्स में जिनमें आपको ब्लड प्रेशर राइज करवाना हो, वेजोकंस्ट्रक्टर एजेंट चाहिए हो, उसमें आप नॉरएपिनेफ्रिन दे सकते हैं। सल्ब्यूटामोल इज़ अ वेजो डायलेटर, इसका कोई काम नहीं होता एनाफिलैक्टिक रिएक्शन में। एंड क्लोनिडीन एंड एप्राक्लोनिडीन के आई ड्रॉप्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनका जो है इस तरह के सिनेरियो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन में कोई रोल नहीं है। सो एपिनेफ्रिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अ सिवियर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। जहाँ नज़र आए आपको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, click on epinephrine or adrenaline. ठीक है, so beta option is the correct one. Moving on to question number 69. A 16-year-old boy presented with joint pain for the last 2 weeks. The pain involved the right knee joint initially, which improved, and then his left elbow became painful. Now both his left wrist and left knee joints are painful. He also has fever and palpitations for the same period of time. What is the most probable diagnosis? अच्छा, इसमें अब जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और मोस्टली गलत आंसर सेलेक्ट करते हैं, दैट इज़ बेसिकली ऑप्शन नंबर अल्फ़ा, दैट इज़ द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि why is not अल्फ़ा ऑप्शन द करेक्ट वन, क्योंकि बेसिकली एंडो मीन्स द इनर लाइनिंग। ठीक है, तो इनर लाइनिंग जो होती है हार्ट की वो कहलाती है एंडोकार्डियम, और जब एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड द एंडोकार्डाइटिस। और उस इन्फेक्शन जो कराती है एंडोकार्डाइटिस, देन दैट सिनेरियो इज़ कॉल्ड टू बी द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो ये इन्फेक्शन बेसिकली होती है वेल्व्स की। ठीक है, वेल्व्स पे ज़्यादा इसका फोकस होता है, हार्ट की वेल्व्स पे, और जो मोस्टली हार्ट की वेल्व इन्वॉल्व होती है दैट इज़ द एओर्टिक वेल्व। ठीक है, एओर्टिक वेल्व की फिर जो आपको मोस्ट कॉमन मर्मर सुनाई देती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में, दैट इज़ अ मर्मर ऑफ एओर्टिक रीजर्जिटेशन। regurgitation का मर्मर, या एक दो और मर्मर जो होते हैं सच एज द ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर विच इज़ द मर्मर फॉर माइट्रल स्टेनोसिस, वो भी आपको इसमें मिल सकता है। लेकिन यू गेट द पॉइंट राइट कि इसमें मर्मर्स आपको लाजमी मिलेंगे हार्ट में। तो आपको अगर कोई सिनेरियो इस तरह का आए कि जहाँ पे पेशेंट को फीवर हो और फीवर के साथ आपको मर्मर्स का सिनेरियो आए कि पेशेंट को फॉर एग्जांपल यहाँ पे पल्पिटेशंस तो मेंशन्ड है, फीवर भी मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको जो है मर्मर का हिंट नहीं दिया गया। ठीक है, आप फर्दर बुक्स भी देखेंगे, बुक्स में आपको एक क्राइटेरिया मिलेगा जिस क्राइटेरिया का नाम है जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है, तो जोन्स क्राइटेरिया के मुताबिक आप डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को हैंडी पॉइंट्स बताऊँ जिसकी वजह से आप विद इन स्प्लिट सेकेंड्स डायग्नोस कर सकें कि व्हाट इज़ द करेक्ट सिनेरियो। ठीक है, तो अगर आपको फीवर के साथ कोई मर्मर्स की कंडीशन मिले, ठीक है, और जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, यू जस्ट नीड टू टेक इनटू अकाउंट कि मर्मर्स का मेंशन है सिनेरियो में या नहीं फीवर के साथ। अगर तो मेंशनड है देन यू नीड टू क्लिक द अल्फा ऑप्शन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। लेकिन अगर मर्मर्स का मेंशन नहीं है और साथ में पेशेंट को जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के साथ पेशेंट को फीवर और पैल्पिटेशंस हैं, तो देन बीटा ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। वाई? बिकॉज rheumatic fever is basically caused by streptococcus pyogenes। ठीक है, तो ये एक जो है पैथोजन जब इन्फेक्ट करता है तो दैट कैन बेसिकली लीड टू ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट द जॉइंट्स, अगेंस्ट द हार्ट एंड अगेंस्ट द स्किन। ठीक है, तो आपको इन तीनों की कंप्लेंट्स मिल सकती हैं पेशेंट में। तो सिंपल हो गया, अगर आपको मर्मर्स का सिनेरियो फीवर के साथ मिल जाए तो देन यू नीड टू सेलेक्ट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अगर फीवर के साथ आपको बाकी इन तीन सिस्टम्स की कंप्लेंट्स मिल जाए लेकिन मर्मर ना हो, देन acute rheumatic fever would be the correct option. Osteoporosis is basically a disease of the elderly, इसको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। सिस्टेमिक लुपस एरिथमेटोसिस, ये एक बड़ी मल्टी वाइड सिस्टमिक डिजीज़ है, ऑटो एंटीबॉडी डिजीज़ है, जिसमें कि आपको मेलर रैश जो है, बटरफ्लाई रैश, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट हिंट दी जाएगी सिनेरियो में। ठीक है, और ऑटो एंटीबॉडीज़ का भी मेंशन्ड होगा, और मेलर रैश इसके लिए बड़ा स्पेसिफिक
हिंट है जो आपको दिया जाएगा। तो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज अ 49-year-old male presented with the profuse rectal bleeding, mucus discharge associated with tenesmus. He also had fever for 3 days. He had a past history of similar episode 1 year ago. Which of the following is the most likely diagnosis? तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एक मुश्किल टर्म दी गई है, दैट इज़ द टेनिस्मस। तो डू यू गैस नो व्हाट डज दिस मीन? टेनिस्मस बेसिकली मीन्स कि एन अर्ज टू गो टू द वॉशरूम, ठीक है, एन अर्ज टू गो टू द वॉशरूम, लेकिन जब आप वॉशरूम जाएं तो आप फुली डेफिकेट ना कर पाएँ, या आपको एक अनईजी सी फीलिंग हो डेफिकेशन करने में, टेनिस्मस, आपको पेन हो, ठीक है, तो उस तरह की कंडीशन को कहते हैं टेनिस्मस। एंड देन द ऑप्शंस आर एमीबियासिस। एमीबियासिस में आपको एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट हिंट दिया जाएगा अल्सर्स के बारे में, दोज विल बी द फ्लास्क शेप अल्सर्स, ठीक है, फ्लास्क शेप अल्सर्स अगर आपको दिए जाएं सिनेरियो में, देन यू नीड टू थिंक अबाउट एमीबियासिस। क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमेशा टाई होता है और हमेशा जो है कंफ्यूज किया जाता है इन दोनों डिजीज़ को। तो जल्दी जल्दी वाले हिंट्स अगर मैं आपको दे दूं कि अगर पेशेंट को इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ रेक्टल ब्लीड का मेंशन हो, ठीक है, रेक्टल ब्लीड ओवर हियर, तो रेक्टल ब्लीड के साथ पेशेंट को अगर टेनिस्मस हो और अगर हिस्टोपैथोलॉजी की फाइंडिंग्स आपको मेंशनड हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्रॉन्स डिजीज़ बेसिकली एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है जिसके साथ रेक्टल ब्लीड आपको इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, ठीक है। रेक्टल ब्लीड जब आपको नहीं देखने को मिलता तो उसके अलावा जो ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है क्रॉन्स डिजीज़ में, म्यूकोज़ा भी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी सब म्यूकोज़ा की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, सिरोजा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया, all layers of the intestine are involved in Crohn's disease. Apart from that, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसमें सिर्फ म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट होती है या कुछ हद तक सब म्यूकोज़ा की इन्वॉल्वमेंट, ट्रांसम्यूरल नहीं होती। और क्रिप्ट एब्सेसेस जो होते हैं, मैं आपको इधर लिख भी देता हूँ, CRYPTABCESSES, ये एक बड़ी स्पेसिफिक सी चीज़ होती है। If you find rectal bleeding, mucus discharge along with certain histopathological hints, जिसमें कि आपको क्रिप्ट एब्सेसेस दी हुई हों, स्यूडोटूमर्स दिए हुए हों और ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन ना दी हो, ओनली इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोज़ा एंड द सब म्यूकोज़ा, और इस तरह के अगर आपको हिंट्स दिए हुए हों क्वेश्चन में, तो देन यू मूव ऑन टू द डायग्नोसिस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग की कंप्लेंट का हिंट ना दिया हुआ हो, पेशेंट का म्यूकस डिस्चार्ज हो, पेशेंट की बाउल हैबिट्स डिस्टर्ब हों, साथ में पेशेंट को फीवर की भी कंप्लेंट हो, और अलॉन्ग विद दैट पेशेंट को हिस्टोपैथोलॉजी पे उसकी अगर रिपोर्ट है उस पर आपको अगर हिंट्स दिए हुए हों स्ट्रक्चर्स के, अलॉन्ग विद अल्सर फॉर्मेशन और ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन का अगर हिंट दिया हो, ये बड़ा स्पेसिफिक सा हिंट होता है जिसमें कि म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा और सारी लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो देन योर डायग्नोसिस शिफ्ट्स टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ Crohn's disease. So that finishes off our lecture for today. We will move for the next 10 to 20 questions for the national licensing exam tomorrow. So stay tuned to the channel and be well prepared. Thanks.